आज का विषय है समय न गवावे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। समय गवाने, आराम और आलस में बैठे रहने को सुख समझने और आलस्य में बड़प्पन देखने की भ्रांत विचारधारा को जितनी जल्दी बदला जा सके उतना ही अच्छा है। हरामखोरी एक ऐसा अपराध है जिसका दंड व्यक्ति को ही नहीं, उसके परिवार एवं समाज को भी भोगना पड़ता है। बुरी से बुरी गालियों में हरामी सबसे निंदनीय है। काम नहीं करता, हराम की रोटी तोड़ता है। समझना चाहिए कि स्वयं ही हरामी बनता है, अपने आप को एक अवांछनीय अनैतिक मनुष्य सिद्ध करता है। भारतीय दंड विधान में दफा 109 के अंतर्गत वे लोग जेल भेज दिए जाते हैं जिनका कोई निश्चित व्यवसाय नहीं होता। ऐसे लोग बचे हुए समय को आवारागर्दी में गवाते हैं और उससे समाज का अहित ही होता है। कोई व्यक्ति भले ही किसी बहाने जेल जाने से बच जाए, पर जो पुरखों की, बच्चों की या घर वालों की कमाई पर जीवित है, आजीविका उपार्जन से बचे हुए समय का देश धर्म के काम में भी उपयोग नहीं करता, समझना चाहिए वह पृथ्वी का भार है। आलस्य में पड़े पड़े मौज अनुभव करने वाले व्यक्तियों की अभिरुचि लगभग नशेबाजों जैसी ही मानी जानी चाहिए, जो अपना पैसा, समय, स्वास्थ्य, सम्मान, मनोबल सभी कुछ खोते हुए अपनी ओछी समझ के कारण उस गई गुजरी स्थिति में भी प्रसन्नता अनुभव करते हैं। यद्यपि उनकी इस प्रसन्नता से संबंधित एवं समीपवर्ती सभी को कष्ट एवं अप्रसन्नता अनुभव होती है। आलसी व्यक्ति स्वयं अपने को मौज करना भले ही अनुभव करे, पर इसमें उनके स्वजन संबंधी को प्रसन्नता नहीं होती। आर्थिक स्थिति तो स्पष्टता बिगड़ती ही है। प्रगति का पथ स्पष्टता अवरुद्ध होता है और गुणों की दृष्टि से भी हीनता ही अनुभव होती है। इस स्थिति से उन सभी को बचने का प्रयत्न करना चाहिए जिनमें मनुष्यता का गर्व और गौरव विद्यमान न हो। बड़प्पन का चिन्ह बड़े काम करना है। अमीरी का अर्थ यह नहीं कि आदमी काहिलों की तरह बैठा बैठा अपनी शक्तियों को बर्बाद करता रहे। यदि अमीरी प्राप्त हुई तो उसका ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे अनेकों को रोजी रोटी मिले अथवा सामाजिक नैतिक उत्थान के साधन उपलब्ध हो। ऐसे व्यक्तियों को तो और भी अधिक उत्साह पूर्वक ऐसे बड़े आयोजनों में संलग्न होना चाहिए जिससे लोकहित संभव हो सके। अगला विषय है दरिद्र मनोवृत्ति छोड़े। हमारे देश में चोर दरिद्रता का व्यापक वातावरण बना हुआ है। उसका सर्व प्रधान कारण लोगों की आलसी मनोवृत्ति ही है। कृषकों के कई महीने तो कड़ी मेहनत के जरूर होते हैं, पर कई ऐसे भी होते हैं जिनमें वे निठल्ले रहते हैं। इस समय वे कोई गृह उद्योग चला सकते हैं। हर जगह कोई छोटा बड़ा गृह उद्योग हो सकता है और कुछ न कुछ कमाई की ही जा सकती है। यदि ऐसा न भी हो तो मकान की मरम्मत, बिस्तर, कपड़ों की सफाई, चारपाइयों का बुनना, कुआं ठीक करना, नए छप्पर बनाना, ईंट थापना आदि ऐसे कितने ही काम हो सकते हैं जिनसे स्तर ऊंचा उठाने में, सुविधाएं बढ़ाने में सहायता मिले। स्त्रियों में से अधिकांश के पास बहुत समय बचता है जिसे वे अक्सर निरर्थक गपशप में प्राय गवाया करती हैं। उस समय में घर की टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करने लगे या सूत काटने लगे अथवा कोई छोटा गृह उद्योग चलाने लगे तो घर की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं जीवन स्तर में अधिक उत्कृष्टता लाने में बड़ी सहायता मिल सकती है। मिलजुल कर सामूहिक श्रमदान के लिए लोग थोड़ा थोड़ा समय लगाने लगे तो गांव के रास्ते, नाली, गड्ढे, घूरे सभी की अस्त व्यस्तता दूर हो सकती है और सभ्य लोगों का निवास वहां रहता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है। मनुष्यों और पशुओं के मल मूत्र को यथास्थान रखने की व्यवस्था हो जाए तो उससे कीमती खाद बन सकती है और कृषि का उत्पादन बढ़ सकता है, पर आलस्य के मारे कोई उसका प्रबंध नहीं करता। फलता बदबू, गंदगी, मच्छर, मक्खी और बीमारी का प्रकोप बढ़ता रहता है। यदि 10-20 उत्साही व्यक्ति भी फुर्सत के 2-2 घंटे श्रम दान में लगाए रहें तो गड्ढेदार पाखाने, रोड़ी वाले सोखता पेशाब घर, गोबर के लिए गड्ढे आदि ऐसी वस्तुएं बन सकती हैं जिनसे स्वच्छता भी बढ़े और कीमती खाद भी मिले। आलस्य ही है जो यह सब नहीं करने देता।
लोग हुक्का पीने और गपशप करने में ढेरों वक्त बिगाड़ते हैं, पर बचे हुए समय का ऐसा कोई उपयोग नहीं करते जिससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक सुविधाओं की वृद्धि हो। तलाश करने पर घर में ऐसे ढेरों काम मिल सकते हैं जिनकी साथ संभाल अपेक्षित है। इधर उधर बिखरी हुई या बेतरतीब पड़ी हुई वस्तुएं कुरूप भी लगती है और जल्दी नष्ट भी होती है। यदि उनकी साथ संभाल ठीक रखी जाए तो वे ज्यादा दिन तक जिए और सुंदर भी दिखें। आलस्य छोड़कर अपना घर एवं सामान सुव्यवस्थित रखने लगे। टूटी चीजों की मरम्मत करने की कला सीख ले तो समय का भी सदुपयोग हो सकता है, बुद्धि की प्रखरता भी बढ़ सकती है, आलसी स्वभाव भी छूट सकता है और घर के लोगों को वैसा ही अनुकरण करने की अच्छी आदत भी सीखने को मिल सकती है। तलाश करे तो फालतू समय का कोई उत्पादक उपयोग निकाला ही जा सकता है। अगला विषय है, श्रम करना हमारा धर्म है। हमारे समाज में एक बड़ा दोष यह उत्पन्न हो गया है कि जो व्यक्ति अपने हाथ पैरों से अधिक कार्य करता है, अपनी सेवा किसी से नहीं कराता, वरन आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की सहायता को तैयार हो जाता है, उसे लोग गरीब या सामान्य मनुष्य समझते हैं। इसके विपरीत जो अपना अधिकांश समय गद्दे तकियों पर अथवा मेज कुर्सी पर व्यतीत करता है और कोई शारीरिक श्रम का कार्य स्वयं नहीं करता, उसे अमीर और विशेष रूप से सम्मानीय मान लिया जाता है। हमें तो लोगों की इस उल्टी समझ पर आश्चर्य होता है। संसार को चलाने वाला और मानव समाज के लिए सुख सुविधा की सामग्रियां उत्पन्न कर सकने का मुख्य आधार भी श्रम ही है। तब उस श्रम करने वाले को छोटा या नीचा समझना और जो बैठे बैठे हराम की कमाई को ऐश आराम में बर्बाद करता रहता है, उसे सम्मानीय मान लेना कहाँ की बुद्धिमत्ता अथवा न्यायशीलता है। ऐसे आलसी आदमी को हरामी कहना चाहिए, क्योंकि स्वयं परिश्रम न करके किसी दूसरे पर निर्वाह करता है। भारतवर्ष के प्राचीन मनीषी इस सिद्धांत को अच्छी तरह जानते थे और इसलिए उन्होंने इसे भी धर्म का रूप दे दिया था। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जनक जैसे राजाओं का उदाहरण भी मिलता है, जो अपने निर्वाह के लिए स्वयं ही खेती करते अन्न उपार्जन कर लेते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार के कर्तव्य पालन की दृष्टि से किए गए धर्म को तपस्या का नाम दिया था, जिसका आशय सबके लिए उपयोगी और हितकारी कर्म का करना ही था। ऐसे कार्यों को पूरा करने में जो कष्ट सहन करने पड़ते हैं, उनको भी तपस्या ही माना जाता है। भारतवर्ष के ऋषि मुनि सदैव ऐसी तपस्या में संलग्न रहते थे, इसीलिए जन साधारण उनका देवताओं से भी बढ़कर सम्मान करते थे। वे विद्याध्ययन, स्वाध्याय, मनन, चिंतन में भी संलग्न रहते थे, पर इन सब का उद्देश्य भी लोक मंगल ही होता था। वे अपनी समस्त शक्ति तथा योग्यता को कल्याण के कार्यों में खर्च करते थे और इसके लिए सदैव हर प्रकार का लोक व प्रयास, परिश्रम और कष्ट सहन करने को तैयार रहते थे। इस कर्तव्य परायणता तथा परोपकार के लिए अपनी शक्ति तथा साधनों को खर्च करते रहने से उनको लोकोत्तर पदवी प्राप्त होती थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर उस युग में छोटे बड़े प्रत्येक व्यक्ति को आरंभ से ही शारीरिक तथा मानसिक श्रम का अभ्यास कराया जाता था। गरीबों से लेकर राजाओं तक के लड़के उन्हीं ऋषियों के आश्रमों में, गुरुकुलों में पढ़ने को भेजे जाते थे, जहां उनको अपना समस्त कार्य स्वयं ही करना पड़ता था। साथ ही संस्था के लिए खेती और पशुपालन से लेकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने तक के कार्य अपने हाथों से करने पड़ते थे। इस शिक्षा के प्रभाव से उनको श्रम की महिमा अच्छी तरह ज्ञात हो जाती थी और वे आजीवन उद्योगी तथा पुरुषार्थी बने रहते थे। यही कारण था कि उस युग में भारतवर्ष ने संसार में सबसे अधिक उन्नति करके दिखाई और वह जगत गुरु कहलाने लगा। बाल्यावस्था से ही साहस और कष्ट सहन का स्वभाव पड़ जाने से वे लोग आगामी जीवन आलस्य, प्रमाद और घर में पड़े पड़े सुखोपभोग के बजाय राष्ट्र तथा समाज का वैभव तथा गौरव बढ़ाने के कार्यों में संलग्न रहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार के दूर दूर के भूखंडों की यात्रा करके तरह तरह की खोजें और अन्वेषण के कार्य करते रहते थे। उस युग में जबकि रेल,
मोटर और जहाज की तो क्या बात की जाए, सड़कें और ठीक रास्ते भी नहीं थे। सर्वत्र घोर जंगल, अलंध्य पर्वत और गंभीर नदी नालों की बाधाएं उपस्थित थी, पर वे साहस के पुतले और श्रम के पुजारी इन सब कठिनाइयों को पार करते हुए मिस्र, मैक्सिको, जावा, वाली जैसे हजारों कोस दूरवर्ती स्थानों में पहुंचकर अपनी सभ्यता तथा संस्कृति की ध्वजा गाड़ देते थे। श्रम की महिमा और आलस्य की निकृष्टता का भाव उस समय लोगों के हृदय पटल पर ऐसे स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया जाता था कि उस समय कोई निकम्मा या कामचोर व्यक्ति ढूंढे नहीं मिलता था। यदि कोई कुसंस्कारों अथवा कुसंगति जैसे दुर्गुण से ग्रस्त हो जाता तो उसका घोर निरादर होता था और उसे एक प्रकार से समाज से बाहर निकलकर अभिशाप ग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उस समय के व्यक्ति अच्छी तरह समझते थे कि सब प्रकार जीवनोपयोगी सामग्री श्रम से ही उत्पन्न होती है और उसके लिए मनुष्य को आलस्य और प्रमाद से सर्वथा दूर रहना आवश्यक है। आलस्य का स्वभाव एक घोर असामाजिक दुर्गुण है, जिससे हम अपना ही अभीष्ट नहीं करते वरन दूसरों के सम्मुख भी एक बुरा उदाहरण उपस्थित करते हैं। जिस समाज के लोगों में निकम्मे रहने की प्रवृत्ति अधिक फैल जाएगी, उसका पतन अवश्यंभावी है। For more videos visit our channel, like, share and subscribe.